हेलो गाइज़, वेलकम टू मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज़, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत की और गुलाम वंश की। सो गाइज़, दो लेक्चर हम कवर कर चुके हैं, भारत में अरबों का आक्रमण और भारत में तुर्कों का आक्रमण। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं मध्यकालीन भारत के, मेडिवल इंडिया के, तो आप पहले उन्हें मेधा सुल्तानी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। आफ्टर डेट आप जो है इस थर्ड लेक्चर पे आइए। तो गाइज, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक माना जाता है, क्योंकि 1526 ईस्वी में बाबर मुगल वंश की स्थापना करेंगे, तो वहाँ पर जो है गाइज फिर मुगल वंश स्टार्ट होगा। तो गाइज, जो दिल्ली सल्तनत है इसमें सबसे पहले जो वंश स्टार्ट होगा ये होगा गुलाम वंश। और गाइज, गुलाम वंश का टाइम पीरियड है 1206 से 1290 ईस्वी। और गाइज, इसके जो संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। इसके बाद गाइज खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चलेगा, ठीक है। और जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक हैं। तुगलक वंश से चलेगा 1320 से 1414 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। सैयद वंश से चलेगा गाइज 1414 से 1451 ईस्वी। ख्रीज खां जो है इसके संस्थापक हैं। लोधी वंश से चलेगा गाइज आगे 1451 से 1526 ईस्वी। और बहलोल लोधी जो है गाइज इसके संस्थापक हैं, ठीक है। अच्छा, तो गाइज इसमें ट्रिक है याद करने के लिए। अक्सर जो है अभ्यर्थी जो है ना भूल जाते हैं कि कौन इसका संस्थापक है, कैसे याद करें। तो गाइज ट्रिक याद रखना, गुल खिले तो शायद लोधी आए, और कुत्ता जल गया खाना बह गया। जल कर लेना ऐसे, या जग गया बात एक ही है। गुल से मतलब गुलाम वंश, कुत्ता कुतुबुद्दीन ऐबक, खिले यानी कि खिलजी वंश, कुत्ता जग गया यानी कि जलालुद्दीन। तुगलक वंश में तो तुगलक वंश, गया में गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। शायद में सैयद वंश और खाना में खिरीज खां। लोधी आएगा लोधी वंश, और बह गया में बहलोल लोधी। तो कुत्ता जल गया खाना बह गया, ठीक है। गुल खिले तो शायद लोधी आए, कुत्ता जग गया या जल गया जो भी आप करें, खाना बह गया, ये ट्रिक है। और गाइज इस तरीके से आप जो है इसे कवर कर सकते हैं। आगे जो गाइज बात करेंगे गुलाम वंश की, 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड होगा। इसमें पहले शासक हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना इन्हीं ने की थी। इसके बाद अगले शासक इल्तुतमिश 1210 से 36 तक, इनके दामाद होते हैं। इसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 40, और गयासुद्दीन बलबन ये 1240 से 90 तक इसे हम कवर करेंगे। हालांकि बीच में कुछ छोटे छोटे शासक बनते हैं छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए, लेकिन वो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट नहीं है, और किताबों में भी वो सब पढ़ाया नहीं जाता है। और गाइस, ये बेहतरीन स्टडी मटेरियल नोट्स हमारे टीम के द्वारा तैयार करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, लेक्चर को शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। गाइस, बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी इनका टाइम पीरियड है। और इन्हीं ने जो है ना गाइज मोहम्मद गौरी के क्या थे, गुलाम थे, और इन्हीं ने गुलाम वंश की स्थापना की है। और गाइज गुलाम वंश का संस्थापक भी इन्हें बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने का श्रेय भी कुतुबुद्दीन को जाता है, और इनकी राजधानी थी लाहौर। इनके जो अन्य नाम है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। हातिम ताई, लाख बख्श, बड़े दानशील थे। दानशील होने के कारण जो है इन्हें लाख बख्श बोला गया है। ये लाखों का दान देते थे। कुरान ख्वां भी इन्हें बोला गया। कुरान ख्वां इसलिए बोला गया, ये कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करते थे, इस कारण से कुरान ख्वां इनका नाम पड़ा हुआ है। बात करें इनकी मृत्यु की तो 1210 में इनकी मृत्यु चौगान अर्थात पोलो जो गेम है उसको खेलते समय जो है घोड़े से गिर कर हो गई थी। ऐबक कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। हालांकि बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज चूकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। आगे क्या होगा, जब इसे दास के रूप में खरीदा तो आगे काजी ने उसकी देखभाल उचित ढंग से की, और बाद में सभी शिक्षाओं में इसे निपुण किया। और ऐबक बचपन से ही ना अति सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ता था, जिसके कारण वह कुरान ख्वां के नाम से क्या हो गया, बाद में प्रसिद्ध हो गया। और बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, और जहां उसे बाद में क्या मोहम्मद गौरी द्वारा इसे खरीद लिया गया। अपनी प्रतिभा और लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ये गौरी का विश्वास पात्र बन गया, और गौरी ने उसे अमीर आबूर अर्थात अस्तबल का प्रधान के पद पर बैठा दिया।
इस तरीके से ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। और गौरी की जैसे मृत्यु होगी 1206 के बाद में ये लाहौर के विशिष्ट जनों और अमीरों द्वारा आमंत्रित करने पर उसने वहाँ पहुंचकर शासन सत्ता जो है अपने हाथों में ले ली है। ठीक है, यद्यपि उसने जो है अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया। ठीक है, ऐबक ने जो है ना ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, याद रखना। और गाइज ऐबक ने सिर्फ मालिक और सिपाह सालार की पदवियों से भी अपने आप को संतुष्ट रखा हमेशा। और गौरी के बड़े भाई गयासुद्दीन महमूद बिन शाम से बाद में इसे मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। और 1208 में ऐबक को जो है इस तरीके से दास्ता अर्थात गुलामी से मुक्ति मिली। इसके बाद गाइज ये अपनी दास्ता के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, इसकी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपनी उदारता के कारण इतना दान करता था कि इसे लाखों का दान करने के कारण लाख बख्श कहा गया है। ठीक है ना। अच्छा, आगे पढ़ेंगे गाइज। कुतुबुद्दीन ऐबक एक महान निर्माता शासक। ठीक है, इसने क्या क्या किया गाइज, तुर्कों द्वारा भारत में जो बनाई गई पहली मस्जिद है कुब्बत उल इस्लाम। ठीक है ना। और ये गाइज संस्कृत महाविद्यालय की जगह पर ये बनाया था। और यह जो है ना गाइज मस्जिद 27 जैन विष्णु मंदिरों को तोड़कर भी बनाया गया था। अच्छा गाइज, ये जो संस्कृत महाविद्यालय की जगह पर बना था, एक 2.5 दिन का झोपड़ा भी ये 1200 ईस्वी में बना था। तो ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, आगे बात करते हैं गाइज जो इसके द्वारा मेन काम किए गए एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कुतुब मीनार दिल्ली। तो गाइज ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत है, उनके नाम से इसका नामकरण हुआ। और कुतुब मीनार से पहले मस्जिद का जो कुतुब मीनार की जो पहले मंजिल का निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में ही हुआ मंजिल का। ठीक है ना। और दूसरे से लेकर चौथी मंजिल का निर्माण जो होता है गाइज इल्तुतमिश के समय में होता है। और 5वीं मंजिल का निर्माण जो है ना फिरोज शाह तुगलक के काल में होता है गाइज। इसीलिए जो है गाइज हमारा एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य किसने पूरा किया, तो इल्तुतमिश ने किया था। हालांकि पहली मंजिल का निर्माण किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर लिया था। आगे बात करते हैं अगले शासक की। तो ये आराम से आएगा क्योंकि 1210 का टाइम पीरियड निकल चुका है और ऐबक की मृत्यु हो चुकी है। तो आराम शाह ये ऐबक का एक अयोग्य पुत्र था। 1210 ईस्वी में ये बैठेगा। ये ऐबक की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों और उसके अयोग्य पुत्र आराम शाह को शासक बनाया इन्होंने, किंतु ये अयोग्य होने के कारण उसे जल्दी ही उसके पद से हटा दिया गया। इसके बाद गए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 में आएगा। इसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली का संस्थापक था गाइस वैसे अनंतपाल तोमर, और वास्तविक संस्थापक बोला गया है इल्तुतमिश को। हालांकि गाइज लाहौर के अमीरों ने जो है ना आराम शाह को हराकर इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहा, किंतु आराम शाह गद्दी देने को तैयार नहीं था। अंततः इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिल्ली सल्तनत की गद्दी को हथिया लिया और गद्दी पर बैठ गया। इस तरीके से गाइज आगे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ना ने इल्तुतमिश को पहले ही जो है 1 लाख रुपए जीतल में ख़रीदा था, अतः इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उधर तो लाख बख्श, क्योंकि जो है ना हमने पहले पढ़ा है कि मोहम्मद गौरी का गुलाम जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, और अब जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हो गया, इल्तुतमिश। इसलिए इसे जो है गाइज गुलामों का गुलाम कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने जो है ना ग्वालियर की विजय प्राप्त की थी, और जिसकी एवज में उसे सर्वप्रथम ग्वालियर की इकता गवर्नर प्रदान की गई और फिर उसे बुलंदशहर की इकता दी गई। और सुल्तान बनने के समय यह बदायूं का एक इक़्तिदार भी था, और गैज ऐबक का दामाद था जो कि शमसी वंश की इलवरी जनजाति का ये क्या था, तुर्क था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गैस। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के बीच में हुआ था। द्वितीय युद्ध भी वही हुआ था। अब बात करते हैं तृतीय युद्ध की। ये होता है 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में गाइज ये युद्ध होगा। इम्पोर्टेंट है। इल्तुतमिश और एल्दौज, ये ऐबक का दास था, इसके बीच ही होगा। और गाइज इस युद्ध में इल्तुतमिश विजयी होंगे, एल्दौज हार जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय 92 में और तृतीय युद्ध 1215 में हुआ था। 1191, 1192 और 1215, इसको एक साथ आप लिख लीजिएगा तो कहीं भूलेंगे नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। आगे गाइज इल्तुतमिश के निर्माण कार्य को देखते हैं। ये कुतुब मीनार दिल्ली का निर्माण कार्य गाइज इसने पूरा करवाया था। गढ़ी का मकबरा अपने पुत्र की याद में इसने बनाया था और अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, जो इसकी मृत्यु 1229 में हुई थी, उसके बाद इसने मकबरा का निर्माण कराया था। तुर्कों द्वारा भारत में बनाया गया ये प्रथम मकबरा भी था, गढ़ी का मकबरा, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, इसलिए इसे याद रखना। आगे जो है गाइज बात करेंगे आसार किन का दरवाज़ा, ये नागौर राजस्थान में है और हौज शमसिया शमसी ईदगाह बदायूं उत्तर प्रदेश में है। और गाइज इल्तुतमिश का जो मकबरा है ना, ये है दिल्ली में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा गाइज यह स्क्रिच शैली में जो ये मकबरा है ना, ये स्क्रिच शैली में बना भारत का पहला मकबरा है इल्तुतमिश का। और इल्तुतमिश ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के भी चलवाए थे गाइज। इसके अलावा गाइज सुल्तान की उपाधि इसने बगदाद के खलीफा अली मुस्तसीर बिल्लाह से प्राप्त की थी और ऐसा पहली बार हुआ था कि खलीफाओं द्वारा भारत में किसी को ये उपाधि मिली हो। अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी देखते हैं। इल्तुतमिश ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 प्रसिद्ध सरदारों का एक दल गठित किया था, जिसे गुलाम चालीसा या तुर्कान या चिहलगामी के नाम से जाना जाता था। पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गाइज इसी के शासनकाल में मंगोलों ने पहली बार सिंधु नदी के तट पर तक पहुँच गए थे और वह ख्वारिज़्म शाह के पुत्र जलालुद्दीन भंग बनी को ढूंढने के लिए ये भारत में आए थे मंगोल। सुल्तान इल्तुतमिश ने अपना साम्राज्य विस्तार भी खूब किया गया। इसने मुल्तान से लेकर बंगाल तक, नीचे अजमेर, राजस्थान, कन्नौज, ग्वालियर तक का पूरा साम्राज्य भी इस आपने उसमें शामिल किया था। अंततः 1236 ईस्वी में बामियान पर आक्रमण के लिए जाते समय रास्ते में सुल्तान इल्तुतमिश बीमार हो गया और 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इल्तुतमिश जो है अब मर गया है 1236 में, याद रखिएगा। 1210 में गद्दी पर बैठेगा। अच्छा, सन 1236 में इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की, क्योंकि उसका ज्येष्ठ पुत्र जो है नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु 1229 में ही हो गई थी। परंतु एक समस्या तब खड़ी हो गई जब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके दूसरे पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह, एक अयोग्य शासक, क्या हो गया, गद्दी पर बैठ गया। अब गाइज यहीं पर जो है रजिया सुल्तान के लिए चुनौती होती है। अब क्योंकि गाइज यह गलत था, वह एक ज़बरदस्ती जो है बोल सकते हैं विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली के बाहर गया था और रजिया ने इसी परिस्थिति का लाभ लेते हुए लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने अपने वास्तविक उत्तराधिकारी होने की बात की और गाइज जनता व अमीरों के समर्थन से वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई और अंततः रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने वापस लौटते हुए उसे बंदीगृह में अंततः रुकनुद्दीन को जो है ना, जैसे ये वापस आएगा इसे बंदीगृह में डाल दिया। इस तरीके से गाइज रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक फिर ये गद्दी संभालेंगी और गाइज वीडियो लेक्चर हो जाएगी लंबी, इसलिए इसको लेक्चर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में रजिया सुल्तान से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू गाइज।